ठीक है। चलिए, हमने कुछ चीजें पढ़ ली हैं। स्कोप, टाइम और कॉस्ट। तो आज हम ये देखेंगे कि हमारे जो सॉफ्टवेयर के प्रोजेक्ट्स हैं उसमें स्टेक होल्डर का एंगेजमेंट कितना इम्पोर्टेंट है। ठीक है। तो जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की बॉडी ऑफ नॉलेज है उसमें वो स्टेक होल्डर मैनेजमेंट कहते हैं। लेकिन एक्चुअली ये मैनेजमेंट नहीं है, एंगेजमेंट है। एंगेजमेंट ऑफ द स्टेक होल्डर्स। ठीक है। क्या हुआ भाई? चलिए, क्यों इम्पोर्टेंट है? हमारी जो इंजीनियरिंग है उसमें ज़्यादातर लोग इन्वॉल्व होते हैं, रिक्वायरमेंट देने वाले, रिक्वायरमेंट लेने वाले और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करने वाले। तो इसलिए जो प्रोजेक्ट मैनेजर है उसको अच्छी ग्रिप होनी चाहिए ऑन हैंडलिंग पीपल, यानी उनसे काम कैसे लेना है या उनसे रिक्वायरमेंट कैसे लेनी है, काम कैसे असाइन करना है लोगों को। तो कुछ चीज़ें हमने देखी थी, आज जरा हम देखते हैं। ठीक है। तो ये शायद हमने पढ़ लिया था। आपको ये चीज मालूम होनी चाहिए, लोगों की पर्सनैलिटी, लोगों का बिहेवियर। ठीक है। तो जितना आपको मालूम होगा उतना अच्छा आप हैंडल कर पाएंगे लोगों के इंटरेक्शन को, लोगों के काम को। ठीक है। तो अगर मुझे मालूम है कि जिससे मैं रिक्वायरमेंट लेने जा रहा हूँ, मैं प्रिडिक्ट बिहेवियर की बात कर रहा हूँ, तो अगर वो इंट्रोवर्ट है, ज्यादा नहीं बोलता, तो मुझे डिफरेंटली हैंडल करना पड़ेगा। लेकिन एक खुश मिजाज आदमी है, नॉलेजेबल आदमी है, तो मुझे कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा, वो खुद ही रिक्वायरमेंट दे देगा। ठीक है। तो यू डेवलप वेरियस काइंड ऑफ रिलेशनशिप, प्रोफेशनल रिलेशनशिप। तो हर आदमी की पर्सनैलिटी अलग होती है, आपको उस हिसाब से हैंडल करना पड़ेगा। ठीक है। अब ये उसके फायदे हैं कि आपको राइट रिसोर्स मिल जाएगी। फॉर एग्जांपल, एक प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट का हेड है, वो बहुत बिजी रहता है और वो कहता है सर मैं तो टाइम नहीं दे सकता, तो लेकिन जब आप उसको इंगेज करेंगे तो वो टाइम देगा। फिर नॉलेजेबल आदमी से अच्छी रिक्वायरमेंट मिल सकती है और आपकी परफॉर्मेंस बेहतर हो जाएगी। ठीक है। तो देख लीजिए, इसको पढ़ लीजिए, तो विल मूव फॉरवर्ड। ठीक है। अगर आपने स्टेक होल्डर सही से आइडेंटिफाई नहीं किया तो देयर इज अ रिस्क कि आप कोई इंफॉर्मेशन मिस कर सकते हैं। ठीक है। चलिए, ये एक एडवांटेज है। अगर आप सही तरह से लोगों को एंगेज करते हैं, खासतौर पे जो टॉप टीयर है उसको आप कर लेते हैं, तो यू विल हैव अ गुड सपोर्ट फ्रॉम द पीपल। ये हमने पढ़ा भी था। ठीक है। तब देखते हैं कि इंगेज कैसे करना है। उसके लिए हम लोगों की पर्सनालिटीज को एनालाइज करेंगे और ट्राई टू अंडरस्टैंड। ठीक है। किसी का अगर माइक खुला रह गया तो म्यूट कर दीजिए, कोई सवाल है तो आप अनम्यूट करके कर सकते हैं। ठीक है। अम, जब आप एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट करते हैं तो देर आर डिफरेंट लेवल्स ऑफ स्टेक होल्डर्स। टॉप टीयर के हो सकते हैं, मिडिल टीयर के हो सकते हैं। तो कुछ लोग होते हैं जो बहुत पावरफुल होते हैं, तो उनका आइडेंटिफिकेशन और उनका एंगेजमेंट बहुत जरूरी है। ठीक है। ठीक है। तो स्टेक होल्डर की पर्सनैलिटीज पता होना चाहिए, उनका एक्शन पता होना चाहिए, रिएक्शन पता होना चाहिए। अब फॉर एग्जांपल, अगर आप प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड किक ऑफ मीटिंग। ठीक है। तो जितनी जल्दी आपको पर्सनैलिटी पता चल जाएगी, उतना आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे और उतना प्रोजेक्ट को फायदा दे पाएंगे। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, 4 पॉइंट्स हैं, मैं एक एक करके दिखाता हूँ। इफेक्टिव कम्युनिकेशन का क्या मतलब है? पहली बात तो आपको मालूम हो कि बात क्या करनी है। ठीक है। तो एजेंडा आइटम होंगे, जब आप मीटिंग करते हैं तो देयर हैज टू बी एजेंडा आइटम जिस पे आप बात करेंगे। और बात करने के बाद एक्शन आइटम आ जाएंगे कि भाई ये बात हुई थी और ये डिसाइड हुआ था और ये एक्शन आइटम्स है। ठीक है। बहुत ही क्लियर होना चाहिए, कोई एम्बिगिटी नहीं होनी चाहिए कि भाई आपने क्या करना है, मैंने क्या करना है। ठीक है ना, हर इंडिविजुअल को पता हो कि वो क्या करना है। तो ये आप अच्छी तरह से बता देते हैं।
फिर प्रोग्रेस मीटिंग में हमने बताया था कि क्वांटिफाइबल रिपोर्ट। फॉर एग्जांपल, एक हफ्ते का काम दिया है तो ये काम आपको असाइन था, दैट इज क्वांटिफाइबल। और उसमें कितना हुआ है, दैट इज ऑल्सो क्वांटिफाइबल। ठीक है। तो एक एजेंडा पे बात हुई, बहुत ही क्लियरली एक्सप्लेन कर दिया गया और क्या हुआ है और क्या नहीं हुआ। फॉर एग्जाम्पल, जो हमने प्रोग्रेस मीटिंग में देखा था कि जनाब 80% काम हो गया या 20% काम हो गया। ठीक है। तो ये बहुत जरूरी है स्टेक होल्डर की एक्सपेक्टेशन में कि उसको क्या काम दिया जा रहा है और कैसे पूछा जाएगा और किस तरह से पूछा जाएगा। ठीक है। तो एक पूरा, ठीक है। अब ये बहुत जरूरी है आपकी इंजीनियरिंग के अंदर कि प्रोजेक्ट मैनेजर जो है वो एक अच्छा एटमॉस्फेयर क्रिएट करे जिससे लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट हों, एंगेज हों और अपना काम करें। ठीक है। तो कोलैबोरेशन का मतलब है एवरीबडी इज डूइंग देयर वर्क। ठीक है। तो इसकी वजह से आपको एक अच्छा आउटपुट मिलेगा। आप एक 15 लोगों के साथ काम कर रहे हैं और वो इंगेज नहीं है और वो अपनी जिम्मेदारी को उस तरह से नहीं ले रहा बल्कि जान छुड़ा रहा है, तो यू विल नॉट गेट द रिजल्ट। ठीक है। तो किसी भी टीम में लोगों का इंगेज होना और अपना रोल प्ले करना इस कोलैबोरेशन। अगर कोलैबोरेशन मिस हो तो आपको वो आउटपुट नहीं मिलेगा, यानी विनिंग रिजल्ट नहीं मिलेगा आपको। और ये रिसर्च के ऊपर स्टैंडिश की रिपोर्ट है कि जो सबसे बड़ा रीजन है प्रोजेक्ट की सक्सेस ना होने का या अनसक्सेसफुल होने का, वो यही है कि लोग जो है वो इंगेज नहीं हो पाते। ठीक है। ये नंबर वन रीजन है। ठीक है। अब ये बैकग्राउंड पढ़ रहे हैं हम, अब हम पढ़ेंगे कि स्टेक होल्डर इंगेजमेंट या स्टेक होल्डर मैनेजमेंट होती क्या है। ये कुछ पॉइंट्स हैं कि इम्पैक्ट ऑफ प्रोजेक्ट सक्सेस अगर अच्छी तरह से होगा तो होता क्या है। तो हेल्दी एनवायरनमेंट क्या करती है, जिस एनवायरनमेंट में आप रह रहे हैं, या मेरे मुंह से सुना होगा आपने, अनहेल्दी ऑर्गेनाइजेशन एंड हेल्दी ऑर्गेनाइजेशन। तो हेल्दी ऑर्गेनाइजेशन होती क्या है, उसमें लोग एक दूसरे से ट्रस्ट करते हैं। ठीक है ना। क्वालिटी रिलेशनशिप का मतलब क्या है, या क्वालिटी प्रोफेशनलशिप। एक तो ऑर्गेनाइजेशन वो होती है जो एक दूसरे पे भरोसा ही नहीं करते हैं, ट्रस्ट नहीं करते हैं, दैट इज अनहेल्दी ऑर्गेनाइजेशन। पता है एक आदमी सच नहीं बोल रहा या फेयर नहीं है। ठीक है। तो दैट डज नॉट क्रिएट ट्रस्ट। फिर जाहिर सी बात है, आप उस पर जब किसी पे ट्रस्ट नहीं है तो फिर इसी तरह से कितना काम दिया गया था, कितने वक्त खत्म किया, तो एक्सपेक्टेशन मैनेजमेंट। तो आप लोगों की जब परफॉर्मेंस देखते हैं तो फेयर होते हैं। अच्छा काम है तो तारीफ करते हैं, अच्छा नहीं है तो आप उसको बताते हैं। इसी तरह से जो अभी लास्ट उसमें बात हुई, क्लियर बिजनेस कम्युनिकेशन, लिखने में और बताने में। ठीक है। ताकि आपने बताया हो, मुझे राइटिंग में दिया था जी, ये है मसला। दूसरा, प्रोजेक्ट सक्सेस में जो टॉप टीयर है उसको पता हो, एग्जीक्यूटिव सपोर्ट होनी चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। ठीक है। अगर आपको याद हो, मैंने कहा था बिजनेस प्रॉब्लम, तो बिजनेस प्रॉब्लम जो टॉप टीयर है उसको पता होता है और उसकी सपोर्ट होती है आपके पास। ठीक है। अच्छा, पॉइंट नंबर टू बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए, कि इमोशनली मेच्योर हो। अब व्हाट इज इमोशनली मेच्योर? कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपके जूनियर्स बहुत ही अजीब तरह से बिहेव करेंगे, गुस्से का इजहार करेंगे या कोई, तो आपको गुस्सा नहीं आना है, अपने लोगों को हैंडल करना है विद पॉजिटिव। ठीक है। तो उसने कोई ऐसा जुमला कह दिया जिस जो आपको बुरा लगा, लेकिन आप उसको इग्नोर करते हैं, टू हैव अ गुड रिलेशनशिप। इसी तरह से अगर किसी, तो ये सॉफ्टवेयर के अंदर लोगों से मिलना, काम लेना, बात करना, तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ए प्रोजेक्ट मैनेजर। ऐसा ना हो कि कोई लूज टॉक करता हो, कोई ऐसा ना हो कि अपने एक आदमी से दूसरे की बुराई करता हो। ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है उसके लिए। उसका एक इमेज हो कि जनाब ये हर एक की तारीफ करते हैं और अलग बुला के किसी को रेप्रिमांड करते हैं या बताते हैं कि तुम्हारा ये नहीं है। फिर उसके पास सपोर्ट हो, जो भी चीजें चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने एक मीटिंग करनी है तो मीटिंग रूम खाली नहीं है। ठीक है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, फैसिलिटीज हो, रिक्वायरमेंट लेनी है तो
मीटिंग रूम मिला हुआ हो, बोर्ड मिला हो, और इस, ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं जिससे आप एक हेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट कर पाएंगे। ठीक है। अब जरा इस विद द बैकग्राउंड, इसकी फायदे, इसकी इंपॉर्टेंस हम जरा देखेंगे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का। इसमें 4 स्टेप होते हैं, जरा हम देखेंगे। ठीक है, तो ये एक नॉलेज एरिया है, हमने एक पढ़ा था, एक नॉलेज एरिया, स्कोप मैनेजमेंट एक नॉलेज एरिया पढ़ा हमने, टाइम मैनेजमेंट या एफर्ट एस्टिमेशन, और उसके बाद हमने कॉस्टिंग का पढ़ा था। ठीक है। तो ये है आपने प्रोजेक्ट के स्टेक होल्डर आइडेंटिफाई करने। अगर मैंने, मेरा स्कोप सेल्स का सिस्टम है तो कौन से लोग होंगे, अगर मेरा स्कोप जो है वो परचेज का सिस्टम है तो कौन से लोग होंगे, और अगर ये है तो कौन से होंगे, अगर खाली वेबसाइट बनानी है तो कौन से होंगे, तो बेस्ड ऑन द प्रोजेक्ट स्कोप क्या चीज डिलीवर करनी है तो किन लोगों से मुझे मिलना चाहिए। ठीक है, तो प्रोजेक्ट का स्कोप आइडेंटिफाई करेगा किन लोगों से मिलना चाहिए, उन लोगों का सपोर्ट आपके पास होना चाहिए। फिर उनकी एक्सपेक्टेशन क्या है, वो चाहते क्या हैं, उनका प्रॉब्लम क्या है, और क्या चीज चाहते हैं वो तो एनालाइज करना पड़ेगा। दूसरा आपको एनालाइज करने का उनकी पर्सनैलिटी एंड एक्सपेक्टेशंस। ठीक है, पर्सनैलिटी भी आपको बतानी चाहिए उन लोगों की। पर्सनैलिटी क्यों बताना चाहिए? जब आप लोगों से काम ले रहे हैं तो आप उसकी इंडिविजुअल नीड्स भी बतानी चाहिए। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, एक अच्छा प्रोग्रामर है और उसे प्रोग्रामिंग नहीं हो रही, तो उसकी नीड बतानी चाहिए कि क्या मसला है उसके साथ नहीं हो रही। फिर आप ऐसा एनवायरनमेंट बनाएंगे जिससे लोग इंगेज होंगे। तो आप देखते हैं कि ऐसा एनवायरनमेंट होता है जो कि बहुत ही डिस्ट्रक्टिव होता है, लोग मजबूरी में जा रहे होते हैं। ठीक है, तो रादर देन आप एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे, फिजिकली भी और मेंटली भी, मतलब अच्छा लाइट हो, जगह हो, साफ सुथरा हो। ये तो फिजिकल हो गया, लेकिन आप कोई ऐसी बात नहीं करेंगे जिससे, तो इफेक्टिव इंगेजमेंट ऑफ द स्टेक होल्डर्स। पता चला मैंने मीटिंग में ऐसी कोई बात कह दी जो उसकी बुरी लगी, और फिर वो लेके बैठ गया और उसने काम नहीं किया। तो ये स्टेप्स हैं। पहला है आप आइडेंटिफाई करेंगे और एनालाइज करेंगे, दिस इज द फर्स्ट स्टेप। ठीक है ना, तो ताकि आप, जब आपके पास स्कोप है तो आप जाके देखते हैं कि किन लोगों को एंगेज करना है। ठीक है, तो लोगों से भी पूछते हैं और अपनी भी एक्सपीरियंस को यूज करते हैं, यू आइडेंटिफाई, तो अभी हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। फिर लोगों की नीड्स को और पर्सनैलिटीज को आइडेंटिफाई, समझने की कोशिश करते हैं, एनालाइज करते हैं। तो हम देखेंगे एनालिसिस में लोगों को 4 क्वाड्रेंट बना के किस क्वाड्रेंट में रखना है, और ये शेयर नहीं करना है इंफॉर्मेशन। इसको स्टेक होल्डर रजिस्टर कहते हैं, स्टेक होल्डर की बारे में। ठीक है। फिर बेस्ड ऑन द स्कोप, लोग जो अवेलेबल हैं जिनसे आपने रिक्वायरमेंट लेनी है, जो टीम है, तो आप क्या करते हैं, एक प्लान बनाते हैं, जिस तरह कॉस्टिंग में हुआ था ना कि आपने एस्टिमेशन ली थी, बजटिंग की थी, फिर एक प्लान बनाया था। तो यहाँ पर भी वो होमवर्क है कि आइडेंटिफाई करो, एनालिसिस करो, स्टेक होल्डर रजिस्टर बनाओ। अब प्रोजेक्ट का स्टेक होल्डर का एक प्लान बना है कि फलाने साहब के साथ क्या करना है, फलाने साहब के साथ क्या करना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक आदमी है जो इंट्रोवर्ट है और उसकी नॉलेज बहुत अच्छी है लेकिन मीटिंग में नहीं बोलता है, तो आपको डिफरेंटली हैंडल करना पड़ेगा, उसको रूम में जाके करना पड़ेगा। ठीक है। एक आदमी खुश मिजाज है, बहुत नॉलेजेबल है, तो कुछ नहीं करना पड़ेगा, बस उसके पास जाएंगे, बैठेंगे, वो घंटा देगा और आपको रिकमेंड दे देंगे। लेकिन एक आदमी है जो बहुत बदतमीज है, उसका बिहेवियर सही नहीं है, मगर लेनी भी है उससे रिक्वायरमेंट, तो कैसे लेंगे? अब ये प्लान है, दैट्स ए प्लान हर आदमी के पास। इसी तरह से लोगों से काम लेना है तो आपकी डेवलपमेंट टीम के साथ क्या करना है। ठीक है। अब आइडेंटिफाई हो गया, प्लान हो गया, नाउ यू आर एन एक्शन। ठीक है, अब आप पूरा प्रोजेक्ट को लेके चल रहे हैं, तो शुरू करेंगे। फिर लोगों की नीड्स को लेंगे, उनकी नीड्स को सेटिस्फाई कर रहे होंगे, जो भी है रिक्वायरमेंट वाले की डॉक्यूमेंट करेंगे, फिर उसको, जो भी आपके स्टेप्स हैं, डिजाइन एंड डेवलपमेंट। तो एवरी स्टेक होल्डर, नॉट ओनली, मतलब पूरा प्रोसेस है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का, लेकिन रिक्वायरमेंट बिल्कुल सही हो गई, वो एक अलग स्टेक होल्डर है। फिर डिजाइन एंड डेवलपमेंट को क्या जरूरत है वो, एंड देन कोडिंग, और अल्टीमेटली जो चीज चाहिए थी कस्टमर को। ठीक है, तो इसमें इस इश्यूज आ सकते हैं, लोगों की आपस में कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, तो ये सब रिजॉल्व करना। ठीक है।
अब प्रोजेक्ट हो रहा है तो आप रिव्यू करते जाएंगे, जिस तरह होता है ना प्रोग्रेस प्रोजेक्ट की। तो प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस के अलावा आप लोगों की परफॉर्मेंस बिहेवियर्स भी देखते रहेंगे। ठीक है, तो आपको ये देखना है कि किस वक्त क्या चीज करनी है। फॉर एग्जांपल कि रिक्वायरमेंट लेते वक्त इन लोगों को अटेंशन देनी है, इन लोगों से करना है, उसके बाद फिर जनाब कोडिंग टीम है, उसके बाद टेस्टिंग टीम है। तो हो सकता है कि आपका जो फोकस है वो चेंज हो। ठीक है ना, क्योंकि देर आर डिफरेंट स्टेप्स। ठीक है, तो ये समझ में आ रही है चार चीजें। जब आप स्टेक प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो जो लोग हैं उनका बिहेवियर, उनका कंडक्ट, उनकी इन्वॉल्वमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके प्रोजेक्ट की सक्सेस के लिए। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? यस सर। जी, चलिए सही है। अब एक एक करके देखते जाते हैं। ठीक है, अब ये स्टेप्स हैं। अगर आपको याद हो, हमने चार स्टेप्स पढ़े थे: इनिशिएशन, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन एंड मॉनिटरिंग। तो पहले वाले में आप क्या करते हैं, स्टेक होल्डर का आइडेंटिफाई करते हैं, उनकी एनालिसिस करते हैं और उनका एक रजिस्टर बनाते हैं जिसमें आपने लिखा होता है कि कौन क्या करता है। अभी हम देखेंगे कैसे बनता है, लेकिन ये पहला स्टेप है। ठीक है, दूसरे स्टेप में फिर आप प्लान बना लेते हैं, जो स्टेक होल्डर मैनेजमेंट प्लान है, डॉक्यूमेंट कैसे बनेगा, ये कैसे होगा। ठीक है, एग्जीक्यूशन में आप देखते हैं कि कोई कोई मसले आ रहे हैं तो मैं दिखाऊंगा कि इशू कैसे लॉग होता है, चेंज रिक्वेस्ट कैसे होती है। अभी सारे वो काम है जो आप कर रहे होंगे। ठीक है ना? ठीक है, और फिर मॉनिटरिंग में आप प्रोसेस की परफॉर्मेंस देख रहे होंगे, लोगों की परफॉर्मेंस देख रहे होंगे। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व कर रहे होंगे। तो ये हम करते जाएंगे, एक एक करके देख लेते हैं। तो पहला स्टेप है आइडेंटिफाइंग द स्टेक होल्डर्स। तो आप, ये डेफिनेशन है कौन स्टेक होल्डर है, ये देख लीजिए। हु इज स्टेक होल्डर? ठीक है, तो ऐसा कोई भी स्टेक होल्डर, मैं तो कहता हूँ मेरा जो चाय पिलाने वाला भी स्टेक होल्डर है। वो जब तक चाय नहीं पिलाता तो मेरा दिमाग नहीं चलता है। इसी तरह से देर आर इनडायरेक्ट स्टेक होल्डर्स। ठीक है ना? ऑफ कोर्स देर आर डायरेक्ट स्टेक होल्डर्स जो प्राइमरी कहलाते हैं। बहरहाल, तो anybody who is being affected is going to be affected by the project is a stakeholder। तो कुछ लोग बहुत इन्फ्लुएंशियल होते हैं, उनका आपने अपनी तरफ करना होता है, उनका बाय इन चाहिए होता है आपको। तो आप किसी भी प्रोजेक्ट पे जाते हैं तो पहली दफा मिलते हैं उनसे, तो यू मेक श्योर कि उन लोगों का सपोर्ट आपके पास हो, या उन लोगों की वो समझते होंगे जी आप ट्रस्टवर्दी हैं और काम सही कर रहे हैं, यू आर नॉलेजेबल पर्सन। तो ये बहुत जरूरी है। तो पहला स्टेप क्या है कि आप अपना एक्सपीरियंस यूज करते हैं और आप जरा देखते हैं। ठीक है, तो आप आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं, ये लोग हैं, ये लोग हैं, उनके नाम लिखते जाते हैं। ठीक है, फिर आप ये देखते हैं कि ये क्या करेगा। ठीक है, ये रिक्वायरमेंट देगा, ये रूल्स बताएगा, ये इसमें है। तो यू आइडेंटिफाई द स्टेक होल्डर्स, किसने क्या करना है। ठीक है, तो पूरा प्रोसेस देखते हैं। उसके बाद आप ऑर्गेनाइजेशन को समझते हैं। अगर आपको याद हो, मैंने कहा था जब आप प्लान कर रहे होते हैं प्रोजेक्ट को, या जो आप शेड्यूल बनाते हैं, उसमें तीन चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। एक तो आपका स्कोप होता है, एक आपकी टीम की कैपेबिलिटी और एक्सपीरियंस होता है, तीसरी चीज ऑर्गेनाइजेशन होती है। ठीक है, तब आपने ये ऑर्गेनाइजेशन को देखना है एज ए होल, कि वो ऑर्गेनाइजेशन में पॉलिटिकल क्लाइमेट क्या है। आपको अक्सर ग्रुप्स नजर आएंगे कि इस ग्रुप के साथ जाएंगे तो ये आपको हेल्प नहीं करेगा, और इस ग्रुप के साथ जाएंगे तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब ये कुछ भी समझ ले, बट दैट्स ऑल्सो, मतलब इसमें कोई ऐसी चीज, आई एम नॉट टीचिंग यू, लेकिन बहरहाल ऐसा होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में आपको डिफरेंट ग्रुप्स नजर आएंगे, तो आपको बच बचा के अपनी चीजों को खेलना होता है। ठीक है, एट दिस स्टेज हेल्दी ऑर्गेनाइजेशन में जरा कम होगी, अनहेल्दी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत होगी। ठीक है, तो आपका ऑब्जेक्टिव क्या है कि रिक्वायरमेंट लेना, सॉफ्टवेयर बनाना और उसको चला देना। ठीक है, तो आप दूर रहते हैं इन चीज़ों से, अवॉइड करते हैं। दूर तो नहीं रह सकते आप, लेकिन अवॉइड करते हैं कि कोई कॉन्फ्लिक्ट ना रेज हो जाए। ठीक है, बात समझ में आ रही है? मैं इसलिए कह रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि सॉफ्टवेयर में वो लोग जिनकी पीपल हैंडलिंग बहुत अच्छी होती है,
दे आर कंसिडर्ड एज एसेट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। बाकी चीजों सिखा सकते हैं ना आप, ये जो कुछ मैं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन पीपल हैंडलिंग एक बहुत बड़ा एसेट है। तो पहला स्टेप क्या करेंगे, पहला स्टेप ये करेंगे कि जनाब, अगर मुझे परचेज का सिस्टम या कोई ऐसा सिस्टम दिया गया है या सेल्स का सिस्टम दिया गया, तो मैं ऑर्गेनाइजेशन देखूंगा, नाम देखूंगा कौन कौन से लोग हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन चार्ट पढ़ूं, देखूंगा पहले। फिर देखूंगा इनमें डिसीजन मेकर कौन है, ऊपर वाले लोग कौन से हैं, कौन से लोग क्या करते हैं। ठीक है, और बाकी और भी लोग देखूंगा कि ये डिपार्टमेंटल हेड है, ये उनके असिस्टेंट है, लेकिन उसके अलावा भी मैं देखने की कोशिश करूंगा कि इनमें सबसे अच्छा नॉलेजेबल पर्सन कौन है। तो वो खुद ही बताएंगे सर इनको बहुत नॉलेज है, इतने सालों से है, और इनको तो इंस्टीट्यूशन की नॉलेज है, और ये तो बहुत ही हार्ड वर्किंग है, ये सही बताएंगे आपको। तो ये सारी चीजें भी आपको इनडायरेक्टली पता चलनी चाहिए जब व्हेन यू गो एंड मीट द पीपल। ऐसा नहीं है आप एक ऐसी कमरे में गए और रिक्वायरमेंट देना शुरू हो गए। ठीक है, तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो आपको पता होना चाहिए। मैं एक मिनट। ठीक है। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हैं, अभी आपने प्रोजेक्ट नहीं शुरू किया है, आप ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन कौन से लोग इस प्रोजेक्ट पे इन्फ्लुएंस करेंगे, या कौन कौन से स्टेक होल्डर्स हैं रिक्वायरमेंट देते वक्त। डेवलपमेंट टीम का आपको पता होता है क्योंकि आपको इंटरनल होते हैं, लेकिन स्पेशली जो कस्टमर की तरफ से हैं वो थोड़ा सा मुश्किल होता है। ठीक है, तो ये थोड़ी सी गाइडलाइन है आपको पीएम बॉक की तरफ से कि ये पहले स्टेप पे आप तो जब जाते हैं तो जिसने आपको बुलाया होता है, पैसे दिए होते हैं, जो स्पॉन्सर होता है वो उससे मिलते हैं। तो जो पैसे दे रहा है वो पॉसिबली आपको सही आइडेंटिफिकेशन करेगा कि यहाँ डिपार्टमेंट से मिल रहे हैं, ऑल्दो एग्जैक्टली नहीं बता पाएगा, लेकिन कहेगा इनसे मिल रहे हैं, इनसे मिल रहे हैं, इनसे मिल रहे हैं। ठीक है, नंबर टू, आप उसको कहेंगे कि ये लोग तो मुझे दे रहे हैं, लेकिन अगर कॉस्ट इंक्रीज होगी इनके कोलेबरेशन की वजह से, तो वो पूछेगा, तो आप उसको बताएंगे कि जी कॉस्ट क्यों इंक्रीज होती है। अगर वो साहब आपने दे दिए हैं और वो मुझे सही रिक्वायरमेंट नहीं दे रहे हैं, सही चीजें नहीं बता रहे हैं, तो प्रॉब्ली आई लर्न एंड विल टेक मोर टाइम, ये वही है अनहेल्थी ऑर्गेनाइजेशन, तो कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी। तो फिर वो उसकी टेक केयर करता है, नहीं नहीं असद साहब ऐसा नहीं होगा, तो फिर आप बता देंगे अगर ऐसा हुआ तो ये सब चीजें हो जाएंगी। ठीक है, तो आप उसका इंटरेस्ट डेवलप कर लेते हैं कि जनाब उसको राइट रिसोर्स देनी चाहिए, और उन सारे लोगों को इंगेज होना चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं एक आदमी से पास पहली दफा गया हूँ रिक्वायरमेंट लेने, तो उसका बिहेवियर जो है वो नॉन कोऑपरेटिव है। तो मुझे फिर उसके बॉस को बताना पड़ेगा, या जो भी सीईओ है उसको बताना पड़ेगा कि ये साहब जो है फलाने हेड के जो साहब है वो कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, उनको नाराज किए बगैर, क्योंकि रिक्वायरमेंट तो उन्हीं से लेनी है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो शायद आपको टॉप से आना पड़ेगा। ठीक है, फिर फंक्शनल मैनेजर्स जो होते हैं उनके पास कि आपका मसला है क्या, यानी मुझे अगर ये प्रोजेक्ट दिया गया है तो व्हाट आर द पेन पॉइंट्स, जिसको हम कहते हैं बिजनेस का प्रॉब्लम। ठीक है ना, तो ये वही चीज है कि जब आप जा रहे हैं स्टेक होल्डर आइडेंटिफाई करते हुए, तो आप ये पूछते हैं कि व्हाट आर योर पेन पॉइंट्स। ठीक है, व्हाट इज योर इश्यूज, व्हाट इज योर बिजनेस प्रॉब्लम, तो वो बताएगा भाई ये मसला है। तो फिर आप कहेंगे जी मुझे ये लोग चाहिए, ये जगह चाहिए, और ये रिक्वायरमेंट चाहिए, तो फिर वही लोग हैं। जाहिर सी बात है, सीईओ या चेयरमैन तो कुछ नहीं देगा आपको, डिपार्टमेंट के लोग आपको वो लोग देंगे, जो भी चीजें चाहिए वो आपको जगह देंगे, जो भी वट एवर इज रिक्वायर्ड फैसिलिटेशन आपको देंगे। तो ये मिडिल टीयर है। ठीक है, यानी ये डिपार्टमेंटल हेड है। आखिरी टीयर वो ये जो है रिक्वायरमेंट देंगे, ये यूजर है। तो इनसे पहले नहीं मिलना चाहिए। ठीक है, हमने समझा था कि इनसे आखिर में मिलना चाहिए, क्योंकि आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो ट्रेस होनी चाहिए ऊपर से, कि प्रॉब्लम क्या है, बिजनेस प्रॉब्लम क्या है, देन स्टेक होल्डर प्रॉब्लम क्या है, एंड आखिर में जाके। ठीक है, तो हमने बताया था कि इनकी जो मेंटालिटी है वो कि जिंदगी आसान हो, चीजें आसान हो, लेकिन ऊपर वाले जो लोग हैं उनको वो कहते हैं कंट्रोल होना चाहिए, जो ये वाले लोग हैं, और ये वाले जो लोग हैं वो कहते हैं भाई प्रॉफिटेबल होना चाहिए। तो थिंकिंग में बड़ा फर्क है। तो यू शुड नॉट फोकस ऑन डेटाबेस एंड फ्रंट एंड, द प्रोडक्ट जब भी आप इम्प्लीमेंट करेंगे तो उसमें लोगों का इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है। ठीक है, मतलब आपने एक सॉफ्टवेयर बना दिया, सर वो तो यूज ही नहीं कर रहे, सर वो कह रहे हैं समझ में ही नहीं आ रहा, सर वो कहते हैं उसका कोई फायदा नहीं है, तो ये समझ में आ रही है आपको कि तो सॉफ्टवेयर इज नॉट अ सक्सेस। सॉफ्टवेयर, अच्छा सॉफ्टवेयर बेस्ड ऑन द नीड,
और वो चल रहा हो और फायदा पहुंचा रहा हो, ओनली देन दिस इज अ सक्सेसफुल प्रोजेक्ट। ये बात समझ में आ रही है डियर फ्यूचर यस प्रोजेक्ट? सर। यस। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, मतलब क्योंकि सारा फोकस आपका ये होता है कि जनाब सॉफ्टवेयर बनाना है, सॉफ्टवेयर बनाना है, देयर इज नो क्वेश्चन। और सॉफ्टवेयर बनाना है प्रॉब्लम की बेसिस पे, लेकिन बात यह है कि लोगों का इन्वॉल्व होना, उनको इस्तेमाल करना। ठीक है, तो मैं कुछ एग्जांपल्स बताऊंगा आपको कि एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन थी, वहां पर बीआई का टूल चल रहा था, बट इट वाज नॉट शोइंग द रिजल्ट। तो बीआई का टूल, सैप का टूल तो बहुत सही है, उसमें तो कोई मसला नहीं है। तो जस्ट बिकॉज पीपल वर नॉट एंगेज, वर नॉट पुटिंग इन जो रिक्वायर्ड रीजंस थे, रिक्वायर्ड डेटा था, वो तो रिपोर्ट आई नहीं रही थी। तो ये सारी चीजें, ठीक है। अब ये मुझे एक सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम बनाने को दिया है। तो मैं ऑर्गेनाइजेशन चार्ट देख रहा हूँ कि किन किन लोगों से मिलना होगा। तो ये लेफ्ट साइड पे जो चीजें हैं, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये लेफ्ट साइड पे जो चीजें हैं ये मुझे अट्रैक्ट करेंगे जी। सेल्स मैनेज नेशनल सेल्स मैनेजर जो पाकिस्तान के हैं, फिर जो 4-5 रीजन है वहाँ के लोगों से मिलना होगा, फिर ये होगा, तो मुझे इन लोगों से फोकस करना चाहिए। ठीक है, तो दैट इज व्हाट आई एंटिसिपेटेड। लेकिन यहाँ देखिए येलो कलर में कुछ और भी लिखा हुआ है, शुड फोकस ऑन दी सेल्स। लेकिन उसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट है कि एनीथिंग दैट इज डिपेंडेंट ऑन सेल्स, मुझे उनसे भी मिलना चाहिए कि मसला है क्या, तो वो बताएगा कि मसला है क्या। ठीक है, तो वो कहेगा जनाब ये नहीं करते, ये करते हैं, ये नहीं करते, और ये हमारे चैलेंज है, तो आई शुड फोकस ऑन दिस। बट आइडेंटिफिकेशन में मुझे कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज मिस नहीं कर देनी चाहिए। ठीक है, तो मैं अगर मौका लगा तो आप बताऊंगा, लेकिन बहरहाल सेल्स बहुत डिपेंड करेगी प्रोडक्शन पे और ओवर फोरकास्टिंग पे। तो अगर सेल्स की फोरकास्टिंग गलत है तो प्रोडक्शन गलत होगी, और स्टोर्स का जो रॉ मटेरियल है वो कम ज्यादा होता रहेगा। वो कहेगा ये प्रोडक्शन नहीं कर रहे, प्रोडक्शन कहेगा जी परचेज सही नहीं हो रही, और परचेज वाले कहेंगे सर सेल फोरकास्टिंग ही नहीं हो रही, देते कुछ है और बेचते कुछ हैं। ठीक है, हमें तो एक बड़ा चैलेंज है। तो बात समझ में आ रही है कि आप जब सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम बना रहे हैं तो आप उनसे प्रॉब्लम पूछेंगे और प्रॉब्लम बताएगा, तो फिर हम जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो हो सकता है कि आपको सिर्फ यही बताया गया है, लेकिन आप जब थोड़ा सा करेंगे तो आपको थोड़ा सा पता चल जाएगा कि और भी लोग इन्वॉल्व हैं। ये थ्योरी है। इंटरनल स्टेक होल्डर कौन है, जरा पढ़ लीजिए। अच्छा स्टूडेंट्स, ये मैं फ्री वर्जन यूज कर रहा हूँ, तो ये 10 मिनट के बाद खत्म हो जाएगा, तो उसी पे दोबारा से लॉग इन करना होगा आपको। ठीक है, सॉरी। ठीक है, तो दीज आर इंटरनल, टॉप मैनेजमेंट। और फिर रिक्वेस्टर का मतलब है किसी ने प्रोजेक्ट इनिशिएट किया होगा कि मैम ये मसला है, तो फिर वो डिस्कस हुआ होगा, फिर टीम को बुलाया गया होगा। ठीक है, तो प्रोजेक्ट मैनेजर को उसका बैकग्राउंड पता होना चाहिए कि इन्होंने क्या कहा था और क्यों कहा था। एंड यूजर वो है जो एक्चुअल कीबोर्ड और माउस यूज करेंगे, यानी उस सॉफ्टवेयर को यूज करेंगे। ठीक है, कंसल्टेंट आखिरी चीज होती है असल में। ये रेसी चार्ट है कि कंसल्टेंट वो होता है कि अगर आपको कोई चीज नहीं पता है तो आप उससे हेल्प लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक इंश्योरेंस का सॉफ्टवेयर बना रहा हूँ, तो कुछ तो लोग हैं जो इंश्योरेंस के यूजर हैं, वो बताएंगे। लेकिन कोई चीजें हैं जो मुझे नहीं पता है, तो आई टेक द हेल्प एज ए बिजनेस कंसल्टेंट। आई टेक द हेल्प, या कोई और लोग हैं जो डोमेन की नॉलेज बहुत अच्छी रखती है, या उस फलाने एरिया की नॉलेज बहुत होती है, तो उनको कंसल्ट किया जाता है। ठीक है, वो प्रोजेक्ट के अंदर नहीं होते, बाहर से उनको एज ए कॉस्ट लेकर आया जाता है। ठीक है, ये वो एक्सटर्नल है, क्लाइंट, कस्टमर, वेंडर, सप्लायर, रेगुलेटर। ठीक है, तो वेंडर वो है जो कोई भी चीज आपको दे रहा है। रेगुलेटर नॉर्मली जैसे अगर बैंक की कोई ऑर्गेनाइज वो बना रहा हूँ सॉफ्टवेयर, तो स्टेट बैंक इज ए रेगुलेटर। ठीक है, तो कुछ ऐसी चीजें जो, फॉर एग्जांपल बैंक की एक एप्लीकेशन है जिसको वो कहते हैं बेजल 3 होना चाहिए। अब वो बेजल 3 क्या होगा, तो जी वो स्टेट बैंक की रेगुलेशन है, इसका डेटाबेस ऐसे होना चाहिए। तो वो ये है। ठीक है, ये बॉडी ऑफ नॉलेज है, ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की है, पीएम की, और ये बिजनेस एनालिस्ट की है। तो ये टर्मिनोलॉजी है। तो प्रोजेक्ट मैनेजर, कस्टमर, अभी जो ब्लू में लिखा है इसको जरा छोड़ दीजिए, लेकिन समझाने का मतलब है कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज ए सबसेट, और उसके ऊपर प्रोग्राम मैनेजर होते हैं, और ये एक्चुअल पोर्टफोलियो होता है। तो बस अभी बाकी चीजों को छोड़ दीजिए। तो नॉर्मली ऑफिस के अंदर
या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पीएमओ होता है, जैसे आपके एफआईबी में भी पीएमओ होता है। तो फिर उसके नीचे ये टीम्स होती है। ठीक है। तो प्रोजेक्ट टीम हो गई, फंक्शनल मैनेजर्स जो डिपार्टमेंटल हेड होते हैं, ऑपरेशनल मैनेजर्स, वेंडर्स, स्पॉन्सर्स। ठीक है। तो स्टेक होल्डर का समझ में आ गया। अब थोड़ा सा हम देखते हैं उसको करना क्या है। तो पहला काम आपने ये करना है, लोगों से मिलना है और लोगों की इन चीजों के बारे में लिखना है, रजिस्टर बनाना है। स्टेक होल्डर का नाम क्या था, उसकी पोजीशन क्या है, लोकेशन क्या है, उसका रोल क्या है इस प्रोजेक्ट पे, और उसकी कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन क्या है, क्या वो हेड ऑफिस में बैठता है या फैक्ट्री में बैठता है। ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, पहली चीज। फिर आपको उनसे मिलके ये पूछना चाहिए कि जनाब उनकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं। और दूसरा, थोड़ा आपको कमरे से और चीजों से ना आइडिया हो जाएगा कि वो कितना इन्फ्लुएंस करता है। अभी ये क्लासिफिकेशन है जो अभी प्रीवियसली पढ़ी है, इंटरनल है, एक्सटर्नल है, सपोर्टर है, ब्लॉकर है। ठीक है। अब मैं किसी के पास गया हूँ प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट लेने, तो उसने पहला जुमला कहा कि सर साहब से पहले भी बहुत लोग आए। तो ये जुमला बहुत कुछ बता रहा है कि ही इज नॉट ए सपोर्टर। ठीक है ना, वो शायद हमारे आने से ही हैज अ प्रॉब्लम। तब मुझे उसी से रिक्वायरमेंट लेनी है, उसी को कैसे करना है, तभी मुझे सीखना पड़ेगा कि इन साहब के साथ कैसे मुझे चलना है, और लोगों से पूछना है कि इनसे हेल्प कैसे लेनी है। तो वो मुझे लोग, दूसरे लोग बताएंगे कि सर क्या करना है या सर साहब क्या करना है। ठीक है। तो ये जितना ज्यादा जल्दी पता चल जाएगा कि ब्लॉकर है, सपोर्टर है, उसकी पर्सनैलिटी क्या है, तो दिस विल हेल्प इन योर प्रोजेक्ट हैंडलिंग। ये जो मैं एम्फेसाइज कर रही हूँ, बात समझ में आ रही है? डू यू रियलाइज के खाली हमें कोडिंग और डेटाबेस के अलावा लोगों की पर्सनैलिटीज, लोगों के इंटरेस्ट को भी समझना होगा टू हैंडल अ लार्ज प्रोजेक्ट। यहाँ तक बात समझ में आ रही है भाई? मेक द एम्फेसाइज एनफ, मतलब स्टूडेंट्स, बात समझ में आ रही है? यस सर। ठीक है। यस सर, यस सर, यस। भाई जो भी है वो अपना माइक म्यूट कर लें, और जरूरी नहीं है कि आप क्लास अटेंड करें। आपको ये वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा एलएमएस के ऊपर। ठीक है। वक्फा नहीं होगा अभी, ये खुद ही बंद हो जाएगा ये 5 मिनट के बाद, क्योंकि मैं वर्जन जो है वो, एनीवेज। तो ये आपने स्टेक होल्डर बना लिया। ठीक है, ये रजिस्टर बना दिया है, नाम है, ये उसके टाइटल है, और भी डिटेल होगी उनका, कांटेक्ट नंबर, उनका, ये सारी चीजें। अच्छा, ये आप शेयर नहीं करते हैं कस्टमर से। शेयर इसलिए नहीं करते हैं कि इसमें उसकी पर्सनैलिटी के बारे में भी बहुत कुछ लिखा होता है। तो आप बहुत सारी इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, लेकिन ये वाली जो, सॉरी, ये वाली जो चीजें हैं वो आप शेयर नहीं करते हैं। एंड आई होप यू अंडरस्टैंड कि भाई ये उसके बारे में ही लिखा गया है, अच्छा है बुरा है। अगर अच्छा लिखा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर अच्छा नहीं है जी, वो साहब इंट्रोवर्ट हैं और ऐसे हैं और वैसे हैं, तो प्रॉब्ली, ठीक है, तो आप, तो लोगों की सारी इंफॉर्मेशन इसमें लिख रहे हैं और अपनी टीम से शेयर करेंगे कि जनाब ये करना है। ठीक है। ये है, एक आदमी है डोंट केयर या अनअवेयर, दूसरा है ब्लॉकर। ये बहुत थोड़े से लोग होंगे, न्यूट्रल लोग बहुत सारे होंगे, सपोर्टर भी थोड़े से लोग होंगे, खासतौर पे टॉप मैनेजमेंट वाले। ठीक है। तो जब मैं आप ही की तरह करियर में नया नया था, तो मैं ब्लॉगर से डरता था कि यार वो अजीब बातें करते हैं, मैं उनके पास नहीं जाऊंगा, या मैं उनको अवॉइड करता था। तो फिर मेरी ट्रेनिंग हुई कि जनाब ये पीपल हैंडलिंग है, आपको इस तरह के लोग मिलेंगे और आपको इनको हैंडल करना पड़ेगा। तो कैसे हैंडल करना पड़ेगा, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, आप सीखते हैं ना, फिर आप कहते हैं कि यार इनके पास भी जाना है, और नहीं जाएंगे तो फिर वो क्या करेंगे। तो आपको जाना होता है, मिलना होता है, और उनसे इंफॉर्मेशन भी लेनी होती है, उनकी सुननी भी होती है, और आपको बिहेव नहीं करना होता है। तो यू जस्ट कैन नॉट लीव ब्लॉकर्स, क्योंकि फिर वो पकना शुरू होते हैं, फिर वो डैमेज कर सकते हैं आपके प्रोजेक्ट को। ठीक है। सपोर्ट वालों के पास बार बार जाना होता है, उनसे सपोर्ट लेनी होती है, उनसे लोगों के बारे में बताना होता है कि सर फलाने साहब ऐसा कह रहे हैं, उनको कर लेने दें, बस कोई बात नहीं, बस आप कुछ कहिएगा नहीं उनको। ठीक है। तो ये लोग बताते हैं। तो आई होप यू अंडरस्टैंड के जी, प्रोजेक्ट में लोगों को कैसे हैंडल करना है, सारी चीजें। ठीक है। अब हमने लोगों की इंफॉर्मेशन ले ली, पर्सनैलिटी बना ली, अब हम अपनी टीम के साथ बैठ के ना, अब क्या करना है, इनके साथ क्या करना है। जो लोग अच्छे हैं, नॉलेजेबल हैं, खुश मिजाज हैं, उनका तो कुछ नहीं करना है ना, जाके रिक्वायरमेंट लेंगे तो ले लेगा। अब अपने एक प्लान बनाना है। ठीक है।
तो डेवलप द प्लान, उसमें थोड़ी सी आप स्ट्रेटेजी बनाएंगे कि क्या करना है, कैसे करना है। फॉर एग्जाम्पल, आप मीटिंग में रिक्वायरमेंट लेते हैं तो सिर्फ दो ही लोग बोलते हैं। अब वो दो लोग क्यों बोलते हैं, बाकी लोगों से आप सवाल करते हैं तो बाकी लोग नहीं बोलते हैं। तो फिर आपको थोड़ा सा कल्चर समझना होगा कि ये साहब जो हैं वो चेयरमैन साहब के भतीजे हैं, तो इनके सामने कोई नहीं बोलता है, तो फिर आपको अलग से मीटिंग करनी पड़ेगी। अभी सारी चीजें जो शायद आपको समझनी पड़ेंगी, फिर हैंडल करनी पड़ेंगी। तो थिंग्स आर नॉट वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। ठीक है, तो आपको मैनेज करना पड़ेगा स्ट्रेटेजी। तो ये एचआर के हेड हैं, जो ये जो है ना, ये फलाने के रिश्तेदार हैं, इनका आप कुछ नहीं कर सकते, ये नॉलेजेबल नहीं है, तो क्या करेंगे? तो देन यू हैव टू हैव ए स्ट्रेटेजी। बात समझ में आ रही है? तो थिंग्स आर नॉट वेरी आइडियल कि मैं जाऊंगा, हर आदमी जो है वो फेयर है, नॉलेजेबल है और वो बता देगा। ठीक है, तो उसमें से आपने बेहतरीन चीज निकालनी होती है, उसमें से दी बेस्ट जितना आप कर सकते हैं। तो थिंग्स आर नॉट आइडियल। ठीक है, तो इस सीट पे जो साहब बैठे हैं वो सिफारिशी हैं, तो उनके साथ क्या करना है, आपने अच्छी चीज देनी है, तो आपके नॉलेज होना जरूरी है। ठीक है, तो मैं इसलिए एम्फेसाइज कर रहा हूँ कि जब आप ग्रेजुएशन करने के बाद जाएंगे तो आपको पता चलेगा प्रोग्रामर में आपस में अनहेल्दी कंपटीशन होता है, वो आपको नीचे करने की कोशिश करेगा। तो ये सारी, और खास तौर पे जिस मुल्क में आप रह, मतलब जिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड आप रह रहे हैं, तो यहाँ पर ये नेगेटिविटी और ये बहुत ज्यादा है। तो ठीक है, अब आपने क्लासिफाई कर लिया, फिर आप देखेंगे कि लोग कौन है इनमें से। ठीक है, तो ये मैं ग्रिड बना के दिखाता हूँ। पावर एंड इंटरेस्ट, तो किसका इंटरेस्ट है और किसका पावर है, तो ये नेक्स्ट स्लाइड में देखिए, ये है। तो इसमें हम डिवाइड करते हैं। तो ये जो राइट साइड पे लिखा हुआ है ना कि देर आर सर्टेन पीपल जो अंडरमाइन कर सकते हैं आपके प्रोजेक्ट को और आपकी पोजीशन को। इनको क्या पता, इनको तो अभी कुछ पता नहीं है, तो ये ही कैन क्रिएट अ नैरेटिव। ठीक है, तो बड़े प्रोजेक्ट्स के ऊपर तो आपको पता होना चाहिए कि कौन है। ठीक है, तो ये प्रोमोटर्स हैं, इनके साथ आपको क्लोजली मैनेज करना चाहिए, इनका सपोर्ट चाहिए। ये चार पांच लोग हैं, अगर ये आपके साथ हैं तो आपको प्रोजेक्ट पे कोई प्रॉब्लम नहीं होने देंगे। ठीक है, बाकी लोगों को आपको, कुछ लोग हैं जो बहुत हाई इन्फ्लुएंशियल हैं और पावर है उनके पास। Oops, ठीक है, इसी तरह से कुछ लोग हैं जिनको साथ मॉनिटर करना है बस।